नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है। मैं उदित सर आप सबका सिलेक्शन मंच पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मैं पिछले सेशन में जो बजट के बारे में प्रक्रिया चल रही थी, जिसमें आप लोगों से मैंने ये बात करी हुई थी कि भारत में बजट की शुरुआत कैसे करी गई थी और विश्व में बजट का क्या प्रारूप था। बजट शब्द की उत्पत्ति के बारे में चर्चा करी गई थी मैंने। और इसके अलावा भारत में, स्वतंत्र भारत में किसने बजट पहली बार जारी किया था, ऐसी तमाम सारी बातों के बारे में बजट के पार्ट 1 में मैंने चर्चा करी हुई थी। अब हम बात करेंगे बजट के पार्ट 2 के बारे में। तो बजट के पार्ट 2 में बच्चों ये मेंशन किया गया, द फॉलोइंग डिपार्टमेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू मेकिंग द यूनियन बजट। यानी कि जब भारत में यूनियन बजट की बात करी जाती है तो वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, यानी कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगा, वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि बहुत ही वर्सेटाइल मंत्रालय अपने आप में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के संबंध में ये प्रमुख डिपार्टमेंट्स होते हैं बच्चों, जो डिपार्टमेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं बजट बनाने की प्रक्रिया में। यानी कि बजट बनाने की प्रक्रिया में ये प्रमुख डिपार्टमेंट्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और मैंने इनके बारे में आपको कल बताया भी था, जिसमें से रोल ज्यादा करके टीवी सोमनाथन जो है वर्तमान में, ये भारत के वित्त सचिव हैं। बी अनंत नागेश्वरन भारत के कल हैं ये आपके मुख्य आर्थिक सलाहकार ना। ये मैंने बात ऑलरेडी कल आपको बताई हुई थी। तो बजट बनाने की प्रक्रिया में क्या होता है बच्चों की, ये जो बजट होता है ये बजट बनने के लिए अगस्त सितंबर मंथ से बजट की जो प्रोसीजर होता है, मेकिंग प्रोसीजर, वो बच्चों स्टार्ट हो जाता है। और टिल मिड जनवरी, यानी कि मिड जनवरी तक ये बजट बच्चों बन जाता है। तो जितने भी ये डिपार्टमेंट्स हैं बजट बनाने में, जो भी ये आपके 6 डिपार्टमेंट्स दिए गए, ये 6 डिपार्टमेंट्स बजट बनाने की प्रक्रिया को अगस्त सितंबर मंथ से प्रारंभ करते हैं और मिड जनवरी तक बजट बना करके बाकायदा वित्त मंत्रालय को हैंड कर देते सारे डॉक्यूमेंट, जिनमें से ये सारे सचिव इस पूरी प्रक्रिया में शामिल करते खुद को। साथ साथ भारत के जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं बी अनंत नागेश्वरन भी इसमें खुद को शामिल करते हैं। वो ये देखते हैं, असेसमेंट करते हैं कि बजट के प्रारूप में कौन से प्रकार की चीजों को किन किन प्रकार से व्यवस्थित किया गया, वो सारी चीजों का असेसमेंट करते हैं। साथ साथ देश की जो वित्त मंत्री होती हैं श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, वो भी इस बजट बनाने की प्रक्रिया में खुद को शामिल करती हैं। इसके अलावा बच्चों याद रखिएगा कि भारत में एक टैक्स रिसर्च यूनिट भी होता है, यानी कि एक ऐसा यूनिट जो करों के बारे में विस्तृत तरीके से जानकारी रखता है, नए प्रकार के करों को इम्प्लीमेंट करना, पुराने करों को हटाने के बारे में, और कौन से प्रकार के करों में नया सेस यानी कि उपकर लगाना है। मतलब कुल मिलाकर के कर अनुसंधान इकाई होती है केंद्र सरकार के पास वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, जो ये देखती है कि भारत में कौन से नए प्रकार का कर लगाया जाए या किस कर को हटाया जाए। तो कुल मिलाकर के ये 6 डिपार्टमेंट्स होंगे। पी अनंत नागेश्वरन जो वर्तमान में मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं, और टैक्स रिसर्च यूनिट और देश के वित्त मंत्री, ये पूरी यानी कि टीम पूरी बजट बनाने की प्रक्रिया में अगस्त सितंबर मंथ से लेकर के पूरा मिड जनवरी तक कार्य करती है कि भारत में ग्रामीण परिवेश में कितना पैसा सैंक्शन किया जाए, वित्त आयोग क्या रिकमेंडेशन कर रहा है ना, ये सारी चीजें, सीएसओ किस प्रकार का रिकमेंडेशन कर रहा है, कितनी इनकम को आगे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो ऐसे कई सारी चीजों का मसौदा फिलहाल अगस्त सितंबर मंथ से लेकर के मिड जनवरी तक बजट बनाने की प्रक्रिया चलती रहती है। बच्चों जब ये बजट बन जाता है, बजट बन के रेडी हो जाता है, उस पूरे केस में जो मिड जनवरी के आसपास एक हलवा सेरेमनी होती है, यानी कि एक सेरेमनी होती है जिसको बोलते हैं बच्चों हलवा सेरेमनी। यानी कि बजट बनाने के बाद जब बजट बन जाएगा तो जितने भी यहाँ पर ये डिपार्टमेंट्स हैं वित्त मंत्रालय के अंतर्गत, वो सारे प्रमुख सचिव निर्मला सीतारमन जी यानी कि जो देश के वित्त मंत्री होते हैं, उनको सारे डॉक्यूमेंट हैंडओवर कर देते हैं। इस वजह से क्या कह सकते हैं कि भाई मुंह मीठा करने के लिए हलवा सेरेमनी की बात करी जाती है, जिसमें वित्त मंत्री जो भी 8 से 10 लोग होते हैं, 12 लोग होते हैं, उन लोगों को हलवा सर्व करते हैं। तो बजट बनने के बाद और बजट प्रस्तुत होने के पहले हलवा उत्सव या फिर हलवा सेरेमनी का या हलवा महोत्सव का या हलवा उत्सव का आयोजन किया जाता है, जो कि बजट की कार्रवाई के अंतर्गत आता है ना, ये चीज याद रखिएगा। अब बच्चों जब बजट बन के रेडी हो गया है, तो बजट बनने के बाद
आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि बजट बनने के बाद आर्थिक सर्वे का भी एक प्रोग्राम होता है, यानी कि आर्थिक सर्वे भी जारी किया जाता है बजट जारी करने के एक दिन पहले, है ना। जैसे अभी के समय पे 1 फरवरी को बजट जारी करते हैं, और इस 1 फरवरी के पहले जो आपका 31 जनवरी होगा, उसमें आर्थिक सर्वे प्रस्तुत करने की बात की जाती है। ठीक है ना बच्चों, इसे याद रखिएगा। एक्चुअली इकोनॉमिक रिव्यू जो होता है उसका भी एक इंपॉर्टेंस होता है, ये समझेंगे। अब देखिए आपकी स्लाइड में मेंशन किया गया कि बजट की क्या इंपॉर्टेंस है। हालांकि मैंने इस इंपॉर्टेंस को ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, लेकिन फिर भी एक बार नजर मार लेते हैं इसमें। प्रॉपर रिसोर्स पूल एलोकेशन, यानी कि बजट में जो भी रिसोर्सेज होते हैं, इन रिसोर्सेज का अच्छी तरीके से एलोकेशन कर सके, इसलिए बजट का इंपॉर्टेंस बताया गया। यानी कि संसाधनों का आवंटन करना और उसका उचित रूप से प्रयोग करने के लिए, उपयोग करने के लिए बजट का इंपॉर्टेंस बनता है। आर्थिक विकास सुनिश्चित करना, मतलब हो जाएगा ये कि बजट एक ऐसा मुद्दा कहलाएगा जिससे भारत में जो भी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट होता है, इसको सुनिश्चित करने के लिए, इसको प्रतिबद्ध करने के लिए बजट एक प्रमुख एक तरीका कहलाएगा, जिसमें आर्थिक विकास को इंश्योर किया जाएगा कि हाँ, डेवलपमेंटल एक्टिविटीज को आगे बढ़ाया जा सकता है। बूस्टिंग द बिजनेस एंड ट्रेड, मतलब क्या हो जाएगा कि बजट के ही माध्यम से हम व्यापार को और इसके अलावा जो आपका बिजनेसेस हैं, यानी कि व्यापार और उद्यम को और बढ़ा सकते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा, है ना। व्यापार और बिजनेस यानी कि जो भी हमारे उद्योग धंधे होते हैं, उनको बेटर करने के लिए हम बजट का के माध्यम से उनको और इनहेंस कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। रिड्यूसिंग द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, मतलब क्या हो जाएगा बच्चों कि बजट के माध्यम से ही जो भी गरीब तबके के लोग हैं या फिर रिच पर्सन लोग हैं, उनके बीच में जो खाई होती है, जो भी उनके बीच में गैप है, इस गैप को कम करना भी बजट का एक प्रक्रिया कहलाएगा। शायद आपको मालूम होना चाहिए कि 2017-18 की बात है, अराउंड 17-18 के समय की बात है, जब बजट में कुछ चेंजेस किया गया था टैक्सेस के बारे में, और 10% सीधा 5% के बाद फिर 10% किया गया था, और 10% सीधा 20% टैक्स स्लैब किया गया था। तो ये एक ऐसा बयान आया हुआ था, जो देश के प्रमुख हैं वर्तमान में, जो सरकार में जो लीडर हैं, उन्होंने ऐसा बोला हुआ था कि गरीबों का पैसा गरीबों के पास, अमीरों का पैसा गरीबों के पास जाए ना, ऐसा कुछ स्टेटमेंट था। मतलब कहने का मतलब हो जाएगा ये कि जो भी एक गैप होता है सोशल में फाइनेंशियल का, उसको करने के कम करने की बात करेगी। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का मतलब हो जाएगा भेदभाव, आर्थिक विषमता को कम करना बजट का एक इंपॉर्टेंट उपयोग कहलाएगा। सपोर्टिंग द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, मतलब हमारे यहाँ पर जो भी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस होते हैं, मतलब ये जो भी आपका सीपीएससी जिसको बोलते हैं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, इनको भी सपोर्ट कर सकें, ये भी चीज आप लोग को अच्छे से समझना चाहिए। मतलब हो जाएगा ये, जैसे कि भारत में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड है, ओएनजीसी है, एनटीपीसी है ना, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन आईओसी है। तो ऐसे करके बहुत सारी ऐसी सीपीएससी हैं जिनको एक प्रकार से उनके ग्रोथ के लिए एक एक नया एक तरीका मिल सके, वो हमारा सपोर्ट करेगा पब्लिक सेक्टर एंटरप्रेन्योर को। रिड्यूस दी अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी लेवल, मतलब बजट के माध्यम से करने की तमाम सारी स्कीम्स को इंप्लीमेंट किया जाएगा, जिसकी वजह से आम जनता को रोजगार मिल सके और वह एक स्थिरता के साथ आगे बढ़ सके, अपनी जीविका को चला सके। यानी कि बेरोजगारी और गरीबी के स्तर को कम करना भी एक बजट का इंपॉर्टेंस कहलाएगा। इंश्योर एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ द रिसोर्स, मतलब क्या हो जाएगा कि इंश्योर करना है एफिशिएंट, मतलब कुशल तरीके से आवंटन का मतलब एलोकेशन को भी सुनिश्चित करना, मतलब हो जाएगा कि संसाधनों का कुशलता पूर्वक उपयोग किया जा सके, इसलिए बजट का महत्व होता है। ठीक है ना। तो बजट के कई सारे इंपॉर्टेंस यहाँ पे मेंशन किए गए, जिसमें संसाधन का इस्तेमाल करना, गरीबी हटाना, आर्थिक विषमता को दूर करना, ग्रोथ और डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने के लिए, एक एक्टिविटीज को आगे बढ़ाने के लिए बजट की इंपॉर्टेंस होती है। जाहिर सी बात है कि कोई अगर सरकार अगर साल में एक बार अगर आम जनता के लिए ये नहीं बताएगी कितना पैसा आपको हम खर्च कर रहे हैं, कितनी कमाई कर रहे हैं, फिर सरकार किस बात की। इसलिए बजट कहा गया है कि समाज का एक आईना कहलाएगा, जिसमें समाज के हर तबके का व्यक्ति ये सोचेगा कि सरकार ने हमारे लिए किन किन चीजों का आवंटन किया है या क्या ग्रोथ के बारे में सोच रही है सरकार, है ना। इसलिए बजट की इंपॉर्टेंस बोली गई है। अब बच्चों क्लास यहाँ पे देखिए क्या किया गया, द मर्जर ऑफ रेल बजट एंड यूनियन बजट एंड हाउ इट वाज सेपरेटेड। ये जो लाइंस यहाँ पे दी गई है कि रेल बजट और आम बजट का कैसे मर्जर किया गया था और कैसे इसको अलग अलग किया गया था, इसके बारे में भी बात यहाँ पर हम लोग
चर्चा करने वाले हैं। The government has decided to merge the rail budget and with the union budget from the budget 2017-18, मतलब 17-18 के बजट से रेल बजट और आम बजट को अलग करने की बात, मर्ज करने की बात बोली, अलग नहीं किया गया बच्चों, यहाँ पे मर्ज किया गया, विलय कर दिया गया। The merger of railway budget with the general budget is based on the recommendation of the committee headed by श्री विवेक देवराय, यानी कि इस पूरे मर्जर के पीछे जो जो मेन जो एक व्यक्ति का रिकमेंडेशन था, उनका नाम था विवेक देवराय। मैंने शॉर्ट वे में आपको शुरुआत में इसको बताया था, लेकिन यहाँ पर पूरा मामला डिराइव किया गया। श्री विवेक देवराय जो कि आपके नीति आयोग के प्रमुख कहलाते थे पहले, है ना। नीति आयोग के प्रमुख क्या मतलब क्या हो जाएगा? विवेक देवराय एक्चुअली नीति आयोग में एक स्थायी सदस्य हुआ करते थे, है ना। नीति आयोग के स्थायी सदस्य हुआ करते थे बच्चों विवेक देवराय, है ना। जो नीति आयोग था ना के स्थायी सदस्य हुआ करते थे मिस्टर विवेक देवराय। तो उनके द्वारा कहने का रिकमेंडेशन किया गया भाई बजट जो है वो आपका फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पे जारी किया था, लेकिन इस प्रक्रिया को बदल दिया जाए और यह फिलहाल 1 फरवरी को ही जारी किया जाए, और इसके पहले जो आर्थिक सर्वे होता है इसके बारे में भी इंपॉर्टेंस दी जाए। तो किस कमेटी की सिफारिश पर या किसके कहने पर ये ऐसा काम किया गया था? तो विवेक देवराय जो कि नीति आयोग के पहले स्थायी सदस्य रह चुके हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर इसको अलग कैसे किया गया था, यानी कि क्यों अलग किया गया था ये भी समझते हैं। 1920 के समय की बात है बच्चों। इन ईस्ट इंडियन रेलवे कमेटी, यानी कि भारत में एक ईस्ट इंडिया की एक रेलवे कमेटी बनाई गई थी, जिसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द सर विलियम एक्वर्थ, यानी कि सर विलियम एक्वर्थ कमेटी की सिफारिश पे ये बताया गया था कि रेल बजट और आम बजट को अलग कर दो, सेपरेट कर दो। तो पहले ये तो मान लीजिए मर्जर बाद में किया गया था, लेकिन सेपरेशन पहले हुआ था 1920 के समय पे जो कमेटी बनाई गई थी। तो किस कमेटी की सिफारिश पर रेल बजट और आम बजट को अलग करने की बात करी गई थी? तो इसका जवाब आ जाएगा बच्चों विलियम एक्वर्थ कमेटी, और ये कमेटी 1920 में बनाई गई थी, जबकि अलग जो किया गया था वो 1924 में रेल बजट और आम बजट को सेपरेट करने के बारे में सोचा गया। 1924 से लेकर के लगभग 85-87 वर्षों से यही कहानी चल रही थी कि पहले आपका रेल बजट, फिर आर्थिक सर्वे, फिर आपका आम बजट, है ना। 3 दिन लगातार संसद के समय को कहने के व्यर्थ या फिर ज्यादा लंबे समय तक बजट खींचने की बात चली थी। इसलिए कहने के विवेक देवराय ने सोचा ऐसा कि भाई बजट की जो कार्रवाई है वो सिर्फ 1 फरवरी को रखी जाए, और 1 फरवरी के बाद जो संसद का शीतकालीन सत्र होगा जिसमें बजट के बारे में जो भी अनाउंसमेंट होते हैं उन सबका अच्छी तरीके से चर्चा करने में समय मिल पाए, इसलिए भी इसको 1 फरवरी मतलब 1 महीने पहले इसका टाइम खींचा गया, है ना। पहले तो मान लीजिए आपका 28 से 29 फरवरी को होता था, अब 1 फरवरी को अगर बजट जारी करेंगे तो पूरा लगभग 1 महीने का समय पड़ा हुआ है। इससे बजट के बारे में ज्यादा चर्चा या ज्यादा अप्रोच हो सके, इसलिए 1 फरवरी को ऐसा किया गया। रेल बजट को मर्ज क्यों किया गया ये भी समझते हैं। एक्चुअली रेल बजट जब पहले जारी किया जाता था तो रेलवे के बारे में तमाम प्रकार के संसाधन और उनका आवंटन करने के लिए थोड़ा कम फोकस था। जब से रेल बजट और आम बजट को मर्ज किया गया आपस में, तब से रेलवे को ज्यादा एलोकेशन किया गया, रेल बजट को ज्यादा हाईलाइट किया गया, फोकसिंग किया गया। तो ऐसे करके कहने की 2017-18 से रेलवे में काफी ज्यादा परिवर्तन हुआ, रेलवे की सर्विसेज में, उसके इंफ्रा में काफी सारा चेंजेस हुआ। आज के समय में हमारे यहाँ पे वंदे भारत एक्सप्रेस भी है ना, एंड रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पे जो कि आपका मेरठ से दिल्ली तक फिलहाल ट्रेन चलती है, जो कहीं कहीं काफी बेस्ट ट्रेन अपने आप में, है ना, जिसका इनोग्रेशन अभी जनवरी 2024 में किया गया था श्री नरेंद्र मोदी जी ने। हमारे यहाँ पे विभिन्न शहरों में मेट्रो भी है, हमारे यहाँ पे 3 बड़े फ्रेट कॉरिडोर भी हैं जो कि इंडिया में तमाम सारे डेस्टिनेशन को पूरा करते हैं, है ना। रेलवे में काफी चेंजेस हुए जा करके, है ना, ये चीजें। तो रेलवे को एक नए आयाम मिल सके, उसके इंफ्रा को ज्यादा पैसा मिल सके, उसके एलोकेशन, उसके डेवलपमेंट को ज्यादा ध्यान दिया जाए, इसलिए रेल बजट का मर्ज करना एक फ्रूटफुल टास्क कहलाया गया, जिसका रिकमेंडेशन विवेक देवराय जी ने किया था। आप क्वेश्चन अगर कभी भी पूछे अगर कि विलियम एक्वर्थ कमेटी जो बनाई गई थी, उस विलियम एक्वर्थ कमेटी में कुल कितने सदस्य हुआ करते थे, तो इसका जवाब आ जाएगा कुल 10 सदस्य होते थे विलियम एक्वर्थ कमेटी में, जिसने 1924 में इसको बजट को यानी कि आम बजट और रेल बजट को अलग करने की कवायद करी, जिसमें से उस कमेटी में 3 भारतीय भी शामिल थे। ठीक है ना। तो ये दोनों मुद्दे यहाँ पे मेंशन कर दिए गए, विवेक देवराय, मर्जर ऑफ रेल बजट एंड यूनियन बजट, and William Acworth Committee, the separation of rail budget and the
यूनियन बजट, है ना, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या सीन है। अब देखिए मैं आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे चर्चा करने जा रहा हूँ बजट के बारे में, जो आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए कि क्या कुछ खास फैक्ट है बजट के संबंध में ना। ठीक है, इस बात को आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चों, बजट के संबंध में जो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे मेंशन किए गए, वो सबसे पहला फैक्ट यहाँ पे दिया गया कि बजट के आसपास गोपनीयता बनाए रखने के लिए हलवा समारोह के बाद लॉक इन का पालन किया जाता है। देखिए सबसे पहला जो लाइंस है जो मैं शेयर करना चाह रहा था कि मतलब क्या हो जाएगा कि हलवा सेरेमनी हुई, मतलब डॉक्यूमेंट जो भी हैं वो सारे डॉक्यूमेंट वित्त मंत्रालय को 6 डिपार्टमेंट्स ने फाइनली हैंडओवर कर दिया। वो सारे डॉक्यूमेंट को लॉक इन कर दिया गया हलवा सेरेमनी से बाद। और इसके अलावा बजट प्रस्तुत होने के पहले अगर ये कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आम जनता तक पहुंच जाते हैं, ऐसा प्रावधान किया गया कि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अगर बजट प्रस्तुत होने के पहले लीक हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं देश के वित्त मंत्री को अपने पद से इस्तीफा देने की भी संभावना बनती है। ऐसा एक्चुअली पहले कभी लंदन में हो चुका था। पहले जॉन डॉल्टन वहां के क्या जो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। ऐसे भी एक रीति है कि भाई अगर बजट के पहले कोई भी अगर कोई कोई जानकारी, खास जानकारी, ठोस जानकारी अगर जनता के पास पहुंच जाएगी राइटेबल, तो कहीं ना कहीं ये बजट खारिज कर दिया जाएगा। तो मतलब बजट की गोपनीयता बना रखने के लिए लॉक इन का समय होता है। ठीक है, और इसको बोला गया है हलवा सेरेमनी इसके पहले होती है। हलवा सेरेमनी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के बाद, यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान 1991 में शब्दों की संख्या के मामले में सबसे लंबा भाषण दिया था। मतलब पहली बार ऐसा हुआ था डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में, जब भारत में आर्थिक जो रिफॉर्म की बात हो रही थी, यानी कि जो फाइनेंशियल रिफॉर्म की बात कर रहे थे, वित्तीय सुधार की बात करें तो 1990 से 92 के बीच में डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा, तो उस टाइम पर 1991 में जो बजट जारी किया था उसमें सबसे ज्यादा बजट शब्दों का इस्तेमाल किए जाने की बात भी करी गई। तो कौन से बजट के समय की बात हो रही है? 1991 के समय की। निर्मला सीतारमन जी सबसे लंबा बजट भाषण दिया किसने बच्चों? श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने सबसे ज्यादा लंबे समय तक बजट भाषण दिया हुआ है। केंद्रीय बजट 2020 को पेश करते समय इनका बजट का जो जो सेशन बताया गया वो 2 घंटे 42 मिनट का समय दिया श्रीमती निर्मला सीतारमन जी के द्वारा। 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने पहली बार भारत का पेपरलेस बजट जारी किया। देखिए बच्चों, पेपरलेस की बात हो रही है तो मतलब इसमें जो बात करी गई है वो डिजिटलाइज बजट जारी किया। मतलब ये कि इन्होंने एक टैबलेट में, डिजिटल टैबलेट में बाकायदा सारे डॉक्यूमेंट को सॉफ्ट कॉपी में रख करके संसद में आकर के टैबलेट के माध्यम से बजट की सारी स्पीच को डिलीवर किया हुआ था। तो उसको बोला गया पहला पेपरलेस बजट, यानी कि पहला डिजिटल बजट या फिर पहला पेपरलेस बजट के मामले में 2021 के बजट को जानते हैं। ऐसे कोरोना महामारी के चलते किया गया था। मतलब ये कि डॉक्यूमेंट वगैरह हैंड करना और सारी चीजों को क्लियर करना, यानी कि कहीं ना कहीं कोरोना वायरस का स्प्रेड होने के ज्यादा चांसेस थे, इसलिए कहीं ना कहीं डिजिटल बजट का एक मैसेज दिया गया कि सब अपने मोबाइल से ज्यादा फोकस कर सकते हैं, डिजिटल बजट को सुन सकते हैं। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी दो ऐसे देश के नेता रह चुके हैं जो प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और साथ साथ इन्होंने बजट प्रस्तुत करने के लिए एज ए वित्त मंत्री का भी रोल निभाया हुआ है। किन्होंने? क्लास याद रखिएगा बच्चों, जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी जी और साथ साथ हमारे राजीव गांधी जी ने ऐसा कार्य किया हुआ है। वित्त मंत्री भी रह चुके हैं और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। मैं आपको ये भी बता दूं बच्चों ये कि राजीव गांधी जी ने भारत में निगम कर को प्रस्तुत, यानी कि निगम कर को जारी करने का क्रेडिट जाएगा, यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स को लॉन्च करने के लिए जिस शख्स का नाम जाएगा उसका नाम है राजीव गांधी जी। एक काफी सफल नेता रह जाकर के कांग्रेस की सरकार में श्री राजीव गांधी जी। इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या किया गया था कि 1955-56 में जब 55-56 का समय आ रहा था तो उस टाइम के पहले बजट के समस्त डॉक्यूमेंट इंग्लिश की भाषा में ही जारी करते थे। लेकिन जब 55-56 गुजर गया उस बीच में हिंदी वाले डॉक्यूमेंट को भी बजट की भाषा में जोड़ा गया। तो कौन से बजट के समय से हिंदी भाषा को ऐड किया गया था? तो साल 1955-56 से हिंदी भाषा में भी बजट को प्रस्तुत किए जाने की बात करी गई। एक्चुअली ये फैक्ट एग्जाम में पूछते हैं। आपका जो एसएससी का सीएचएसएल पेपर है, एमटीएस का पेपर है, उन सारे पेपर्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है। तो हिंदी भाषा को
55-56 में जारी किया गया था। जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया वो कि बजट शब्द की जो उत्पत्ति हुई है बच्चों, वो फ्रांसीसी भाषा बूजे से हुई, ऑलरेडी आपको मालूम है, जो कि यहाँ पे व्यक्त करेगी। तो बजट शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई बच्चों? होगैट यानी कि फ्रांसीसी शब्द से हुई है, जिसका नाम है छोटा थैला। जवाहरलाल नेहरू एक ऐसे वित्त मंत्री रह चुके हैं जिन्होंने 1958-59 में प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री दोनों का रोल अदा किया हुआ है। और इन्होंने ये अनाउंसमेंट किया, इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था इसी टाइम पर कि जो भी बजट आएगा वो फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पे जारी किया जाए। मतलब ये कि 29 फरवरी को, अगर फरवरी 29 की है तो 29 को जारी करे, अगर 28 की है तो 28 को जारी करे। तो कौन से ऐसे शख्स ने बजट को, समस्त कार्रवाई को फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पे जारी करने की बात करी? तो उसका जवाब बच्चों आएगा मिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने वर्ष 1970-71 के लिए केंद्रीय बजट प्रस्तुत करने वाली पहली ऐसी महिला थी। मतलब ये अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ऐसी कौन सी महिला भारत की रह चुकी हैं जिन्होंने पहली बार, फर्स्ट फीमेल जिन्होंने बजट की कार्रवाई को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया था, तो इसका जवाब आएगा बच्चों यहाँ पर श्रीमती इंदिरा गांधी जी, है ना। श्रीमती इंदिरा गांधी जी पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने बजट की कार्रवाई को संसद के समक्ष में प्रस्तुत किया था। हालांकि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पहली कंप्लीट फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी, एक्चुअली ये कार्यवाहक के रूप में थी, लेकिन अगर कंप्लीट फाइनेंस मिनिस्टर की बात करी जाए तो ये जवाब आएगा आपका श्रीमती निर्मला सीतारमण जी। देश की पहली ऐसी वित्त मंत्री हैं जो एज अ बजट के रूप में कार्य कर चुकी, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में काम करती पहली महिला कंप्लीट फाइनेंस मिनिस्टर। कार्यवाहक के रूप में श्रीमती इंदिरा गांधी जी हैं। अगला फैक्ट बच्चों यहाँ पे मेंशन किया गया, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि इनमें से कौन से वर्ष के समय में, एसएससी में क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि कौन से वर्ष में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने संसद के समक्ष पहली बार एज ए फीमेल बजट को प्रेजेंट किया? तो इसका जवाब आएगा 1970 to 71। पूर्व वित्त मंत्री मोरारजी देसाई ने रिकॉर्ड यानी कि 10 बार लगातार बजट प्रस्तुत करने के मामले में जिस शख्स को जाना जाएगा, जिस व्यक्ति की, जिस पर्सनालिटी को जाना जाएगा, उनका नाम है मोरारजी देसाई। तो अब तक बजट के इतिहास में सबसे ज्यादा बार जिन्होंने बजट प्रस्तुत किया है उनका नाम है मोरारजी देसाई। कुल 10 बार केंद्रीय बजट के रूप में उन्होंने कार्य किया हुआ है। इसके बाद फिर नाम आएगा पी चिदम्बरम जी का नाम आएगा, और इसके अलावा प्रणब मुखर्जी जी का नाम आएगा। तो ऐसे करके आपको ये फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए। यशवंत सिन्हा की बात अगर करें तो इन्होंने कुल 8 बार बजट प्रस्तुत किया हुआ है। एक्चुअली यशवंत सिन्हा से एक बात मेरे दिमाग में आ रही है कि बजट का समय पहले बच्चों किया गया था 5 बजे शाम को था, है ना। यशवंत सिन्हा जी के रिकमेंडेशन पे बजट प्रेजेंट करने का समय दिन के 11 बजे किया गया। अब ये भी क्वेश्चन बनता है कि क्यों ऐसा किया गया, क्यों इसे जरूरत पड़ी, भाई बजट का टाइम बदला गया। तो बजट के टाइम बदलने के पीछे एक कहानी ये भी है कि भाई उस टाइम पर 1999-2000 का समय चला था, जब इंडिया और यानी कि भारत और कारगिल, भारत और पाकिस्तान के बीच में कारगिल का युद्ध चल रहा था। पहली बात ये, दो फैक्ट है इसमें, यानी कि कारगिल के युद्ध के समय में जो भी हमारे डिफेंस के सेक्टर में ज्यादा एलोकेशन हो सके, पैसा जा सके, इसलिए दिन के 11 बजे किया गया कि अगले दिन पैसा रक्षा के लिए जा सके, बजट के माध्यम से एलोकेशन हो सके। नंबर फर्स्ट पॉइंट, है ना। सेकेंड पॉइंट ये कि जो शाम के 5 बजे बजट की कार्रवाई जो प्रारंभ होती थी, उस टाइम पे हमारे जो भी सीनियर सिटीजन हुआ करते थे, सांसद जो संसद के अंदर रहते थे, दिन के 11 बजे आते थे और दिन भर संसद की कार्रवाई में मशगूल रहते थे, और शाम को 5 बजे फिर से बजट की कार्रवाई प्रारंभ होती थी संसद में। ऐसे करके कहीं ना कहीं जो भी 60+ ऐसे लोग हैं वो काफी थक जाया करते थे, परेशान होते थे। रात को 9-9 बजे तक, 10-10 बजे तक संसद में ही टाइम चल रहा पूरा। इसकी वजह से भी संसद का समय यानी कि बजट का समय क्या किया गया बच्चों, दिन के 11 बजे कर दिए गए। दो फैक्ट यहाँ पर हैं। इसके बाद भारत का जो पहला ड्रीम बजट आया था, यानी कि वित्त वर्ष 1997-98 के लिए तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम जी के द्वारा पहली बार ड्रीम बजट के रूप में जाना गया। क्योंकि इसमें बच्चों क्या किया गया था, ड्रीम बजट का संबंध ये भी है कि उस टाइम पर व्यक्तिगत और कॉर्पोरेट करों के कर में स्लैब को कम करने का प्रस्ताव किया गया था। मतलब ये ड्रीम बजट का मतलब कॉन्सेप्ट बच्चों ये हो जाएगा कि कॉर्पोरेट टैक्स को जारी करने के लिए श्री राजीव गांधी जी को जाना जाएगा, व्यक्तिगत करों को कम करने, कॉर्पोरेट टैक्स को कम करने को बोला जाएगा ड्रीम बजट, जो कि जारी करने की बात करी गई थी पी चिदम्बरम जी के द्वारा। तो ऐसा किस व्यक्ति ने ड्रीम बजट जारी किया? तो आंसर क्या आएगा बच्चों इसका, पी चिदम्बरम। क्यों किया गया था? क्योंकि कॉर्पोरेट टैक्स यानी कि निगम कर और इसके अलावा जो भी आपका ये व्यक्तिगत कर हैं इनको कम करने के लिए। साल 1999 में वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने केंद्रीय बजट पेश करने का समय शाम के 5 बजे से बदल करके
दिन के 11 बजे कर दिया, ये बात मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है ना। साल 2017 में रेल बजट को केंद्रीय बजट में मिला दिया गया। इसके अलावा उक्त वर्ष से तत्कालीन मंत्री केंद्रीय अरुण जेटली जी ने, मतलब हो जाएगा बच्चों ये कि विलय होने के बाद 2017 के समय पर, यानी कि 17-18 के बजट को विलय होने के बाद सबसे पहली बार कौन से ऐसे व्यक्ति ने बजट को संसद के समक्ष प्रस्तुत किया था, तो उनका नाम है दिवंगत श्री अरुण जेटली जी। यानी कि अरुण जेटली जी का निधन हो चुका था एक्चुअली, तो उन्होंने मर्जर होने के बाद पहली बार संसद के समक्ष रेल बजट और आम बजट को विलय होने के बाद संसद के समक्ष बजट को प्रस्तुत करने जाने की बात करी गई थी अरुण जेटली जी के द्वारा। तो यही सारी चीजें यहाँ पे फैक्ट में बताई गई। कुछ फैक्ट यहाँ पे और भी मेंशन किए गए। साल 2019 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने मानक बजट ब्रीफकेस को राष्ट्रीय प्रतीक वाले पारंपरिक बही खाता से बदल दिया। देखिए यहाँ पे दो बातें बोली गई हैं। मानक का मतलब समझते बच्चों क्या होता है? स्टैंडर्ड। यानी कि मैंने आपको बताया था कि बजट के डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो लेदर बैग में जारी किए जाते हैं। यानी कि एक स्टैंडर्ड पहले होता था कि भाई लेदर का एक ब्रीफकेस हो, उसमें सारे डॉक्यूमेंट लेकर के संसद के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्रवाई चलती थी। लेकिन इस कार्रवाई को फिलहाल खत्म करके एक लाल किताब या बही खाता के रूप में किताब लेकर के आई थी संसद के समक्ष में, तो उसको लाल किताब को बही खाता बोला गया था। तो बही खाता के रूप में बजट को प्रेजेंट करने के लिए कौन सी ऐसी नेता को जाना जाएगा? तो श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को जाना जाएगा। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ था, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि कोरोना वायरस की वजह से पहली बार 2021-22 में जो बजट जारी किया गया था वो पेपरलेस बजट जारी करने की कार्रवाई करी गई थी। 5 जुलाई 2019 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने पूर्व पीएम इंदिरा गांधी के बाद बजट पेश करने वाली दूसरी महिला बनी और वह भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री है ना। ये बात ऑलरेडी मैंने आपको समझाई हुई है। यानी कि श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने पहली बार बजट कब प्रस्तुत किया था? तो इसका जवाब आएगा 5 जुलाई 2019 को, है ना। 5 जुलाई 2019 को। एक्चुअली क्या हुआ था उस टाइम पर कि 2019 में इलेक्शंस भी तो हुए थे ना भाई, 2014 में हुए, फिर 2019 में हुए, इसके बाद अब 24 चला, तो अब इलेक्शन हो रहे हैं 5-5 वर्षों के अंतराल में। तो जब ये पूर्ण बजट आया था आपको जुलाई मंथ में, यानी कि जब जुलाई आएगी तब भी बजट प्रस्तुत करने की बात करी जाएगी। तो 5 जुलाई 2019 को निर्मला सीतारमण जी को द्वारा पहली बार बजट को प्रस्तुत किया गया था एज अ फीमेल के रूप में, है ना। ये चीज याद रखिएगा। 5 जुलाई को क्यों किया गया था? क्योंकि उस टाइम पर इलेक्शन था और इलेक्शन के समय में अंतरिम बजट जारी किया जाता है। इस बार भी अंतरिम बजट जारी किया गया था। अंतरिम बजट के बाद आएगा आपका पूर्ण बजट, है ना। जुलाई में आएगा पूर्ण बजट, और उस टाइम पे भी जुलाई में पूर्ण बजट श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा जारी किया गया था। अब देखिए बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट टास्क यहाँ पे आपके सामने आ रहा है कि एटलीस्ट बजट जो जारी करते भी हैं तो इस पूरे बजट की प्रक्रिया में क्या होती इंपॉर्टेंस बजट के कंपोनेंट के बारे में ना, यानी कि बजट के कौन कौन से ऐसे होते हैं कंपोनेंट, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं। एक्चुअली बजट में सबसे पहले ही देखते हैं कि राजस्व बजट और व्यक्तिगत बजट में क्या डिफरेंस होता है। एक्चुअली राजस्व बजट एक ऐसी प्रक्रिया कहलाएगी जिसमें हम इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों को लेकर चलते हैं, यानी कि आय और व्यय को एक प्रकार से समझते हैं, जिसमें सरकार जनता के ऊपर बहुत सारा पैसा खर्च करती है और जनता से बहुत सारा पैसा अर्न भी करती है। तो रेवेन्यू का मतलब हो जाएगा इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों के समावेशन को बोला जाएगा रेवेन्यू। अब जब ये सारी चीजें होंगी तो राजस्व बजट में राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय के बारे में बात करेगी। राजस्व प्राप्तियों का मतलब हो जाएगा जहां पर सरकार को इनकम प्राप्त होगी वो कहलाएगा राजस्व प्राप्तियां, और राजस्व व्यय का मतलब क्या हो जाएगा? जहां पर सरकार को अपने राजस्व से पैसा खर्च करना पड़े इसको बोला जाएगा राजस्व व्यय बोला जाएगा। अब जब बात करते हैं बच्चे यहाँ पर कि राजस्व प्राप्तियों में सरकार को दो प्रकार से राजस्व होने की बात करेगी। पहला बात ये कर राजस्व, और दूसरा बच्चों क्या हो जाएगा? गैर कर राजस्व। एक्चुअली कर राजस्व का मतलब हो जाएगा कि सरकार को जहां पर करों के माध्यम से इनकम प्राप्त हो रही होती है इस प्रकार की इनकम को बोला जाएगा टैक्स रेवेन्यू, यानी कि कर राजस्व। टैक्स रेवेन्यू एक ऐसा रेवेन्यू कहलाएगा जिसमें दो प्रकार के टैक्सेस के माध्यम से सरकार को इनकम प्राप्त होती है, जिसमें से डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। यानी यहां पे अगर मैं आपको मेंशन करूं कि कर राजस्व में दो प्रकार के करों की बात करेगी, जिसमें से बच्चों यहां पर डायरेक्ट टैक्स बताया गया यानी कि प्रत्यक्ष कर के बारे में बात करेगी,
यानी कि यहाँ पर बच्चों डायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करेगी, और इसके अलावा यहाँ पे बात करेगी बच्चों ये इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। तो दो प्रकार के करों के माध्यम से यहाँ पे इनकम होती है सरकार को, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर। अब एक बार थोड़ा सा मैं ये भी ब्रीफिंग करना चाहूंगा कि प्रत्यक्ष कर का मतलब क्या होता है। एक ऐसे कर जो कर फिलहाल किसी भी संस्था के या किसी व्यक्ति की इनकम पे लगाया जाएगा, इन प्रकार के करों को क्या बोलते हैं बच्चों? प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। सीधी सी बात, भाई इनकम कोई अगर पर्सन बॉर्न कर रहा है तो सरकार ऐसा बोलती है कि भाई आपने इनकम इस वित्तीय वर्ष में कमाई हुई है, तो आप इस इनकम को कुछ हद तक शेयर हमें प्रोवाइड करेगा, तो इसको बोला जाएगा डायरेक्ट टैक्स। अब मेरी इनकम है, मतलब हम इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते, हम ही ये कर पे करेंगे ना। इट मीन एक ऐसा कर जो जिस व्यक्ति पे लगाया जाएगा, जिस संस्था पे लगाया जाएगा, वही उस कर को क्या करेगा? पे करेगा, इसको ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है। इनको बोला जाएगा डायरेक्ट टैक्स। ठीक है ना बच्चों? अब डायरेक्ट टैक्स होते क्या हैं, इनको कौन कलेक्शन करता है, इन सब के बारे में डेटा बताएंगे यहाँ पर विस्तृत, जो कि आपके डायरेक्ट टैक्स में मेंशन किया जाएगा। अब बात बतू करते हैं यहाँ पर कि इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, अप्रत्यक्ष कर किसको बोलते हैं। एक्चुअली बच्चों अप्रत्यक्ष कर एक ऐसे कर कहलाएंगे जिन करों को हम यानी कि सरकार लगाती है गुड्स एंड सर्विसेज पे, यानी कि हम जिन करों को पे करते हैं वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में। यानी कि सरकार हमारे लिए बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स को बनाती है, ठीक है ना, सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, तो उसको जो भी हमें उन सर्विसेज को अवेल करने पर जो कर देना पड़ेगा, उन करों को बोला जाएगा अप्रत्यक्ष कर। जैसे ऐसे कर जिसमें से मान लीजिए, सपोज दैट ऐसा करिए, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जिसको इंडस्ट्रीज लगानी है बिस्किट्स की। अब बिस्किट्स की इंडस्ट्री लगाने के लिए वह किसान से क्या लेगा बच्चों? गेहूं परचेस करेगा, इस गेहूं को ट्रांसपोर्ट करवाएगा, तो कहने के कस्टम ड्यूटी पे करेगा, वो टैक्स उसने नोट कर लिया उस इंडस्ट्रीज ने। इसके बाद फिर वो इंडस्ट्रीज में उसको बनवाएगा यानी कि प्रोसेस करवाएगा, तो कहने के उत्पादन शुल्क उसको पे करना पड़ेगा, वो भी टैक्स ऐड कर लेगा। उत्पादन शुल्क ऐड करने के बाद फिर वो फाइनली प्रोडक्ट को बना करके मार्केट में सेल करेगा, तो सेल टैक्स देना पड़ेगा उस इंडस्ट्रीज को, उसको भी ऐड कर लिया कर को। सेल टैक्स देने के बाद फिर सर्विस पॉइंट तक अगर वो बिस्किट पहुंच रहा है, तो उस केस में वो सारा टैक्स पे करेगा, कस्टमर पे करेगा। जितने भी 4-5 टैक्स यहाँ पे, वो सारे कर का पूरा बंडल बना करके वो टैक्स किसके ऊपर हावी कर दिया, किसके ऊपर यहाँ पे डाल दिए गए, इम्पोज कर दिया गया? ग्राहक के ऊपर, यानी कि जो उस गुड्स को कंज्यूम करेगा, जो उस सर्विस को अवेल करेगा। तो इसका मतलब हो जाएगा ये कि जो भी मैन्युफैक्चरर एंड प्रोड्यूसर्स हैं, तमाम सारे स्टेजेस पे कर देंगे। उन सारे करों को ट्रांसफर जो किया जा रहा है वो स्पेशली कंज्यूमर पे किया जा रहा है। यहाँ पर टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स हुए वो ट्रांसफरेबल टैक्स हो गए, डायरेक्ट टैक्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। इनमें कौन कौन से कर आएंगे, इनके बारे में आपको बताएंगे नेक्स्ट अभी, और इसके अलावा कौन कलेक्शन करेगा इसके बारे में भी आपको जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स होते क्या हैं, इस चीज आपको पता चल गया। कौन कौन से टैक्स होते हैं आपको ये लिखा दूंगा मैं। गैर कर राजस्व की बात करते हैं बच्चों, नॉन टैक्स रेवेन्यू ना, है ना। अभी किसी बच्चे ने मुझसे बोला कि सर गैर कर के माध्यम से, नॉन टैक्स के माध्यम से सरकार को कैसे इनकम प्राप्त होगी? तो नॉन टैक्स के माध्यम से भी इनकम प्राप्त करने के बहुत सारे संसाधन सरकार के पास हैं। नॉन टैक्स में अगर बात करते हैं गैर कर राजस्व में, तो सरकार के पास कई सारी ऐसी कंपनी है जो डिविडेंड मतलब हो जाएगा, जो सरकार की कंपनी है और सरकार को एक वित्तीय वर्ष में लाभांश भी देती हैं। लाभांश का मतलब क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए सरकार की कुल 12 महारत्न कंपनी है, 12 महारत्न कंपनी एक वित्तीय वर्ष में लाभांश देती है। सरकार का बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रत्येक वित्तीय वर्ष में पैसा पब्लिक सेक्टर बैंकों से अर्न करके सरकार को देगा। एक्चुअली इस वित्तीय वर्ष में अगर हम 2022-23 की बात करते हैं, तो 2022-23 में लगभग 87,000 करोड़ रुपए का डिविडेंड प्रोवाइड किया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। इसका मतलब हो जाएगा ये कि जो भी लाभांश होगा वो बगैर कर के सरकार को इनकम प्राप्त हो रही है ना, ये चीज हुई। नॉन टैक्स में ये भी कह सकते हैं बच्चों की कुछ हद तक सरकार फाइन लेगी, कुछ हद तक सरकार पेनल्टी भी लेगी, फाइन पेनल्टी। तो फाइन पेनल्टी की इंपॉर्टेंस क्या है? जैसे मान लीजिए कि कई सारी जगह पे फीस पे करनी है, फाइन देनी है, पेनल्टी लगानी है, तो वो सारी चीजें भी जो है सरकार कहीं ना कहीं लेती है लोगों से ना। तो फाइन लगाना, पेनल्टी लगाना, ये भी इंपॉर्टेंस होता है सरकार का नॉन टैक्स के बारे में।
सरकार के पास बहुत सारी ऐसी एसेट्स भी हैं, जैसे हम बात करते हैं फॉरेस्ट हुआ, माइंस हुआ, मिनरल्स हुआ, है ना। जैसे अभी अभी हम बात करते हैं बहुत सारी हमारे यहाँ पे नदियां हैं, उनमें कई सारी जगह पे खदानों का काम होता है। उन सारी खदानों का कॉन्ट्रैक्ट सरकार डिस्ट्रीब्यूट करेगी आम जनता को, जिससे आम जनता से सरकार इनकम अर्न कर रही है अपनी माइंस और मिनरल से। सरकार के पास बहुत सारी वन संपदा भी है, उससे बहुत सारी कीमती एसेट्स भी सरकार को मिलती हैं। ये सारी चीजें किससे आ रही बच्चों? ये सारी चीजें आपकी आ रही हैं नॉन टैक्स रेवेन्यू के माध्यम से। तो ऐसे 5-6 ऐसे पार्ट्स हैं जो नॉन टैक्स के माध्यम से मेंशन किए जाते हैं, जो आपको मालूम होना चाहिए। जैसे डिविडेंड हुआ, फाइन पेनल्टी हुआ, और साथ साथ ही आपका आपका ये फॉरेस्ट एसेट हुआ, फॉरेस्ट एसेट हुआ, वन संपदा हुआ। तो नॉन टैक्स के माध्यम से सरकार को बहुत सारी इनकम मिलती रहती है, ये बात क्लियर एंड फैक्ट है, ठीक है ना। दूसरा नॉन टैक्स से आएगा। अब देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, योजनागत राजस्व व्यय। मैं इसको थोड़ा सा क्लीन करना चाहूंगा, मैं इसको इफेस करना चाहूंगा। तो एक बार आप लोग नोट कर लीजिएगा सही से इसको। ये आपका डिविडेंड लिखा हुआ है, ये फाइन लिखा हुआ है, पेनल्टी लिखा हुआ है, फॉरेस्ट एसेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। जैसे कभी कभी आपने ये देखा होगा कि सरकार फीस लेती है। सरकार क्या लेती है बच्चों? फीस लेती है। तो फीस भी तो सरकार का नॉन टैक्स में जाएगा। भाई स्टैंप ड्यूटी लेना, जुडिशरी स्टैंप पेपर, स्टैंप फीस, ये सब भी नॉन टैक्स का एक क्राइटेरिया कहलाएगा, है ना। ये चीज है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। फीस हुआ, फाइन हुआ, पेनल्टी हुआ, फॉरेस्ट एसेट्स हुआ, डिविडेंड हुआ, ये सारा फिलहाल तो नॉन टैक्स के दायरे में सरकार की इनकम को मेंशन किया गया है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ, थोड़ा मुझे राइटेबल करना पड़ेगा, इसलिए मैं चाहूंगा इसको मैं कुछ हद तक मैं इरेज कर दूं। चलिए, तो अब देखिए आगे यहाँ पे मेंशन किया गया बच्चों ये कि योजनागत, यानी कि इसमें मेंशन किया गया बच्चों योजनागत। योजनागत का मतलब हो जाएगा प्लान्ड। सरकार प्लान के माध्यम से राजस्व में व्यय कर रही है, राजस्व का व्यय कर रही है प्लान के माध्यम से। अब प्लान के माध्यम से कैसे राजस्व का व्यय कर रही है ये भी समझते हैं। एक्चुअली प्लान के माध्यम से राजस्व का व्यय करने का मतलब हो जाएगा कि सरकार का एक डेवलपमेंटल अथॉरिटी है जिसका नाम है बच्चों नीति आयोग, है ना। सरकार का एक डेवलपमेंटल अथॉरिटी कौन सा बच्चों है? नीति आयोग है। तो नीति आयोग के माध्यम से भी सरकार फिलहाल अनाउंसमेंट करेगी भाई इस बार इतने जगह पे इतना पैसा खर्च करना है, 50 ऐसे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में बेसिक इंफ्रा को मुहैया कराना है, वहां पे सड़कें, वहां पे वाटर पॉइंट्स, पॉन्ड, एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग बहुत सारे ऐसे फर्टिलाइजर वाली चीजें स्टैब्लिश करनी है ना। एंड फर्टिलाइजर का एजेंसीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ऐसे कुल मिलाकर के सरकार अपने प्लांट वाले निकाय का मतलब हो जाएगा नीति आयोग। एक्चुअली नीति आयोग एक ऐसी बॉडी कहलाएगी जो सरकार का डेवलपमेंटल एक्टिविटीज का एक पार्ट कहलाएगा, जिसने प्लानिंग कमीशन को 2015 में रिप्लेस किया था, है ना, योजना आयोग को रिप्लेस किया था। तो नीति आयोग के माध्यम से या फिर सरकार कोई एक प्लानिंग के माध्यम से जो पैसा खर्च करे, इसको बोला जाएगा प्लान्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि योजनागत राजस्व व्यय। अगर नॉन प्लान की बात करते बच्चों, किस किस जगह पे नॉन प्लान पे खर्च करेगा पैसा, ये भी समझने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली नॉन प्लान का मतलब हो जाएगा जब कभी भी सरकार को अचानक से सब्सिडी देनी पड़े, है ना। किसान लोग धरना दे दें, किसान भाई लोग धरना दे दें, या सरकारी कर्मचारी धरना दे दें कि भाई मुझे सब्सिडी दो जा करके, तो सरकार को सब्सिडी देनी पड़ेगी, है ना। केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन, यानी कि जैसे कि टीएडीए होता है, टीएडीए होता है ना, ये लोग यानी केंद्रीय कर्मचारी जो हमारे भाई लोग होते हैं, वो जॉब करते हैं अगर, तो उनको कहने के देश के लिए सैक्रिफाइस करते हैं खुद को। तो इस वजह से कहने के अपने पूरे जीवन काल के दौरान देश की सेवा में अपना जीवन लगा रहे होते हैं, इसलिए इनको टीएडीए बढ़ाने का भी कहने के राइट्स बनता है। ये टीएडीए का बढ़ा हुआ खर्चा या फिर जो भी अलाउंसेस होते हैं, वो सारा खर्चा नॉन प्लान में मेंशन किया जाएगा। समय समय पे पड़ोसी मुल्क के साथ हो सकता है कि भी अनबन हो जाए, कोई मामला हो जाए, कोई युद्ध वगैरह हो जाए, तो इस केस में कहीं कहीं याद रखिए बच्चों, डिफेंस के लिए यानी कि रक्षा बजट, अचानक से रक्षा बजट, रक्षा में खर्च आ जाए, रक्षा में जो खर्च आ जाए वो भी किस में बच्चों आएगा? नॉन प्लान में मेंशन किया जाएगा। तो सब्सिडी, डिफेंस में अचानक से पैसा खर्च किया गया, केंद्रीय कर्मचारियों का टीएडी बढ़ाने की बात चल रही है, ये सारा बच्चों आएगा नॉन प्लान रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आएगा। तो राजस्व बजट में यही सारी बातें मेंशन करेगी, टैक्स रेवेन्यू एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू, एंड इसके अलावा राजस्व व्यय में योजना और गैर योजनागत। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मैं फिर से इसको हटा दूंगा, आप लोग इस पर नोट कर लीजिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रक्षा बजट, सब्सिडी एंड टीएडीए बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय, है ना, ये चीज काफी हद तक
इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको मैं क्लीन करके फिर आपको बताना चाहूंगा कि ये जो आपका गैर योजनागत व्यय, ये योजनागत व्यय की क्या इंपॉर्टेंस है, ये मैं आपको समझा दे रहा हूं। पूंजीगत बजट की बात करें यहां पर, और इसके अलावा पूंजीगत व्यय की बात अगर करते हैं, के बाद मैं सेशन को फिनिश करूंगा और पार्ट थर्ड में बजट की आगे प्रक्रिया को बढ़ाऊंगा। पूंजीगत प्राप्तियों की बात हो रही बच्चों, याद रखिएगा पूंजीगत प्राप्तियों के संबंध में सरकार को पूंजी के हिसाब से कैपिटल रिसिप्ट, सरकार को बच्चों याद रखिएगा कैपिटल रिसिप्ट के हिसाब से पैसा मिल रहा है। सरकार पूंजी के अनुसार पैसा प्राप्त करिए, कैपिटल रिसिप्ट से पैसा प्राप्त करिए। इसका मतलब हो जाएगा कि सरकार को जारी करना पड़ रहा है क्लास। यहां पर मान लीजिए सरकार ने बॉन्ड जारी कर दिया, सरकार ने क्या जारी कर दिया बच्चों, यहां पर बॉन्ड जारी कर दिया। सरकार ने, सरकार को एडीबी, डब्ल्यूटीओ या ब्रिक्स, इन जैसी तमाम सारी संस्थाओं ने पैसा दे दिया सरकार को। ये भी किस में आएगा बच्चों, कैपिटल रिसिप्ट में आएगा। अभी रिसेंटली आपको मालूम होना चाहिए सरकार के रिकमेंडेशन पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा फ्लोटिंग सेविंग, फ्लोटिंग रेट है ना, यानी कि FRSB, फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड को जारी किया गया था सरकार के द्वारा अभी 30 अप्रैल को। इसके माध्यम से भी सरकार के पास बहुत सारी इनकम आएगी कि नहीं आएगी, ये भी इनकम किसमें आएगी बच्चों, पूंजीगत प्राप्तियों में आएगा। तो बॉन्ड इश्यू कर दे, सिक्योरिटीज जारी कर दी, वही पूंजीगत प्राप्तियों में इसको मेंशन किया जाएगा। आम जनता पैसा निवेश कर सकती है सरकार के बॉन्ड पे, सिक्योरिटीज पे, तो पूंजीगत प्राप्तियों में सरकार को प्राप्तियां प्राप्त होंगी। अंतरराष्ट्रीय जो सॉफ्ट लोन होते हैं WTO से, वर्ल्ड बैंक से, IMF से, ब्रिक्स से, है ना, NDB से, इसके माध्यम से जो भी पैसा आ रहा है वो फिलहाल इसमें पूंजीगत प्राप्तियों में मेंशन किया गया, जो कि आपका इसमें मेंशन किया गया। अब देखिए गैर योजनागत पूंजीगत व्यय की बात करते हैं बच्चों यहाँ पर। एक्चुअली गैर योजनागत पूंजीगत व्यय के संबंध में अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि गैर योजनागत पूंजीगत व्यय कैसे हो जाएगा, इसको मैं फिर से हटाना चाहूंगा, है ना। ये चीज जो पूंजीगत प्राप्ति है ना, उनमें से ये सारी बातें आएंगी, पूंजीगत प्राप्तियों में ये सारी बातें आएंगी। इस बात को आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। पूंजीगत प्राप्तियों में बॉन्ड एंड इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय सॉफ्ट लोन अगर मिल जाए, यानी कि तमाम सारे अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं के लोन दे दे, तो ऐसे सब मेंशन किया गया। चलिए इसको फिर से मैं हटा दे रहा हूं, इसको मैं फेस करना चाहूंगा। चलिए ये सब करने के बाद एक बार मैं पूंजीगत व्यय के बारे में बात कर दे रहा हूं। देखिए ये दिया गया क्लास, यहाँ पर पूंजीगत व्यय मेंशन किया गया, जिसमें से योजनागत और गैर योजनागत। योजना का मतलब बच्चों हो जाएगा कि योजना के अंतर्गत सरकार पैसा विभिन्न विभिन्न सेक्टर में खर्च करे। जैसे सरकार कह दे कि इस बजट में सरकार 5 एम्स बनाना चाह रही है ना, 5 ऐसे एम्स को बनाए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, है ना, 5 IIM को स्टैब्लिश करे, 5 IITs को स्टैब्लिश करे। तो ऐसे करके सरकार गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को योजना के अंतर्गत कंस्ट्रक्ट करवाए, ठीक है ना। इसके अलावा सरकार कह रही है कि भाई हमें हाईवे बनाने की बात चल रही है, सरकार कह दे कि भाई हाईवे बनाना है इतने किलोमीटर, है ना। सरकार कह दे कि भाई एक्सप्रेस वे बनाने की बात हो रही है, तो ये फिलहाल किस में आएगा बच्चों, योजनागत पूंजीगत व्यय में आएगा। योजना के अनुसार सरकार पैसा खर्च करे, इसको बोला जाएगा योजनागत पूंजीगत व्यय। जबकि सरकार को कभी कभी गैर योजना के अंतर्गत भी पैसा खर्च करने की आवश्यकता पड़ती है। सरकार ये नहीं देख पा रही होती कि भाई अब कोई भी नहीं देख पाएगा कि आने वाले समय में कोई पैंडेमिक आ जाएगा या आगजनी हो जाएगी या सूखा आ जाएगा, ऐसा किसी ने देखा ना। तो सरकार जब गैर योजना के पैसे सरकार को खर्च करना पड़े, और गैर योजना की अगर हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर, तो गैर योजना में सरकार ये देखे कि कभी किसी टाइम पर हो सकता है कि पैंडेमिक की कंडीशन आ जाए। पैंडेमिक का मतलब कोविड-19 में आपने देखा था ना कि एक से एक महंगी महंगी जो वैक्सीन थी, जो 3-3 ढाई हजार रुपए की वैक्सीन थी, वो सरकार फ्री ऑफ कॉस्ट लगा रही थी। जबकि इसको खरीदा था सरकार ने, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजीज खरीदा था, जिसका पुणे में हेडक्वार्टर है, आधार पूनावाला इसके फाउंडर है ना। तो मतलब हो जाएगा सरकार पैंडेमिक में बहुत सारा पैसा खर्च करे, बगैर प्लान के पैसा खर्च करना सरकार को पड़ रहा है। अचानक से कोई आगजनी हो जाए, है ना, फायर या बाढ़ आ जाए, है ना, अचानक से बाढ़ आ जाए, ठीक है ना, इस पे खर्च करना पड़ रहा है पैसा सरकार को, ठीक है, बाढ़ की कंडीशन हो जाए, तो इन प्रकार की जगहों पे जो पैसा खर्च करना पड़ रहा है,
इमरजेंसी पर, है ना बच्चों। इमरजेंसी में पैसा अगर खर्च करना पड़े, इसको बोला जाएगा गैर योजनागत व्यय के रूप में बोला जाएगा। तो बजट का यही पूरा प्रारूप है इसमें कि किन किन जगहों पे सरकार पैसा खर्च करेगी, कहां से पैसा कमाएगी यानी कि अर्न करेगी, और प्लान के अंतर्गत कैसे करेगी, नॉन प्लान के रिगार्डिंग कैसे करेगी, कैपिटल रिसिप्ट एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर में, प्लान कैपिटल एंड नॉन प्लान कैपिटल के रिसिप्ट के बारे में, एक्सपेंडिचर के बारे में, यही सारी बातें मेंशन करेगी। एक छोटे से ग्राफिकल व्यू से मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ठीक है बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे मैं बता दूंगा आपको कि टाइप्स ऑफ बजट में एक्चुअली दो प्रकार की चीजें होती हैं। एक तो बैलेंस बजट हो जाएगा बच्चों, है ना, बैलेंस बजट हो जाएगा, ये बैलेंस बजट है ये, और दूसरा यहाँ पर अनबैलेंस बजट है। बैलेंस का मतलब समझते बच्चों क्या होता है? बैलेंस का मतलब हो जाएगा कि सरकार को जो भी रिसिप्ट प्राप्त हो रही है, सरकार को जो भी रिसिप्ट प्राप्त हो रही है, वो फिलहाल यहाँ पर एक्सपेंडिचर के बराबर हो जाए। यानी कि सरकार की जो भी प्राप्तियां हैं, प्राप्तियां, और इसके अलावा आई थिंक मुझे इंक बदलनी पड़ेगी इसमें, तो जब तक कम लग रहा होगा, बिल्कुल मैं यहाँ पे इसको दोबारा लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, मैं यहाँ पे इसको दोबारा मेंशन कर दे रहा हूँ। सरकार को फिलहाल याद रखिएगा, आर का मतलब बच्चों हो जाएगा यहाँ पर रिसिप्ट, और ई का मतलब हो जाएगा बच्चे यहाँ पर एक्सपेंडिचर। ये दोनों बच्चों जब इक्वल हो जाएं, बराबर आ जाएं, इक्वल हो जाएं, इक्वल का मतलब बराबर हो जाएं, तो इक्वल होने पर क्लास यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, जब इक्वल की बात हो रही है तो मतलब सरकार को नो प्रॉफिट नो लॉस की बात हो रही है, एक्सपेंडिचर और इनकम बराबर हो गया, है ना, इक्वल की बात करेगी। तो जब इक्वल हो जाए मतलब कोई कमाई नहीं आ रही है, ये इसका मतलब हो जाएगा कि एक्सपेंडिचर इनकम दोनों बराबर कर दिया गया, तो इसको बैलेंस बोला जाएगा, सरप्लस बोला जाएगा। डेफिसिट यानी कि अनबैलेंस बजट की बात करी जा रही, तो अनबैलेंस बजट में सरप्लस का मतलब हो जाएगा सरकार को रिसिप्ट ज्यादा प्राप्त हो और एक्सपेंडिचर कम प्राप्त हो, इसको बोला जाएगा बच्चों सरप्लस बजट, यानी कि बहुतायत बजट बोलेंगे, सरकार को ज्यादा प्राप्तियां प्राप्त होगी, खर्चा कम किया गया। और अगर खर्चा कम होगा आम जनता के लिए, तो क्या ये आम जनता के लिए सही रहेगा, क्या खराब रहेगा कि नहीं रहेगा? यस या नो? अगर ऐसा रहेगा तो कमेंट में बताएगा कि सर बिल्कुल सही कह रहे हैं कि भाई रेवेन्यू सरकार अगर ज्यादा जनरेट करे और एक्सपेंडिचर कम कर रही है, जनता के लिए कम सही है फिर तो ये, है ना। दूसरी बात है कि डेफिसिट का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, डेफिसिट एक ऐसा रोल कहलाएगा जिसमें सरकार का एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और रेवेन्यू क्या हो बच्चों, कम हो, या रिसिप्ट प्राप्त, रिसिप्ट यानी कि प्राप्तियां कम हो, खर्चे ज्यादा हो, इसको बोला जाएगा घाटे का बजट। तो बच्चों याद रखिएगा, हमारे यहाँ पे हमारे प्रथा में ऐसा बताया गया, यानी कि काफी लंबे समय से हम लोग घाटे का बजट, यानी कि घाटे का बजट यहाँ पे हम लोग देखते रहते हैं, यानी कि सरकार ज्यादा करके फिजिकल डेफिसिट यानी कि घाटे का बजट, हिंदी थोड़ा सा मुझे इंग्लिश में ज्यादा लिखना होता है ना इसलिए, है ना, डेफिसिट का मतलब हो जाएगा घाटे, घाटे का बजट, है ना। घाटे का बजट मतलब क्या हो जाएगा, डेफिसिट मतलब वहां पर ज्यादा घाटा हो गया सरकार का, सरकार की कमाई यानी कि इनकम कम हो पाया है, और इसके अलावा एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, मतलब हो जाएगा ये कि सरकार को रेवेन्यू कम प्राप्त हो रही है और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया है, इसको बोला जाएगा घाटे का बजट। सिमिलर वही तरीका है ये जो मेंशन कर दिया मैंने, है ना, इसमें रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है, एक्सपेंडिचर कम आ रहा है, यानी कि प्राप्तियां ज्यादा खर्चे कम, सरप्लस आ गया, ठीक है ना। इसमें खर्चे ज्यादा हैं, सरकार की रिसिप्ट कम है, मतलब घाटे का बजट आ गया। तो ये बजट के यहाँ पर टाइप मेंशन किए गए, ठीक है ना बच्चों। तो आगामी क्लास में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि बजट बनाने के प्रोसीजर में कितने प्रकार के ईयर्स लगते हैं इसमें, ठीक है, यानी कि कौन कौन सी ईयर के माध्यम से बजट की बात करी जाती है, ईयर्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है, और इसके अलावा बजट के संबंध में कौन कौन से प्रकार के टाइप्स ऑफ फंड का इस्तेमाल सरकार करती है, और करों में डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स कौन कौन से होते हैं, इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, वर्तमान में टैक्स स्लैब क्या है, ये सारी चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट के बजट में, ठीक है। ये देखिए सारी दी गई है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, कौन इसका कलेक्शन करता है ना, एंड इसके अलावा फिर ये आपके हिंदी में सारी चीज यहाँ पे बता दी गई, ठीक है। और फिर इसके अलावा ये आपका जीएसटी के बारे में भी हम लोग यहाँ पर थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, क्या होता है जीएसटी, ठीक है ना। और फिर इसके अलावा फिर नॉन टैक्स रेवेन्यू एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो ये सारी चर्चा करेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में, यानी कि पार्ट 3 में। तब तक आप सिलेक्शन मंच के साथ स्टे ट्यून्ड रहिएगा उदित सर के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू।